दे रहा हूँ। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सूडो फोर्स के बारे में। देखना ध्यान से। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। सपोज एक लिफ्ट है अपने पास और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूविंग है, राइट। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है मान लो, और इस ब्लॉक का मास गिवन है m। दो ऑब्जर्वर है अपने पास, एक ग्राउंड पे है और एक लिफ्ट के अंदर है। एक ग्राउंड के अंदर मतलब ग्राउंड पे बैठा है और एक लिफ्ट के अंदर है, ए और बी। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ए के रेस्पेक्ट में एफ बी डी ड्रॉ करके बताओ, ए के रेस्पेक्ट में, पहले ये बताओ ए के रेस्पेक्ट में क्या ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूविंग हो, मतलब मूविंग दिखाई देगा, और ब्लॉक मतलब ब्लॉक एम बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट दिखाई देगा। क्या ये बात सही है? क्या समझ रहे हो तुम? देखो यदि ऑब्जर्वर ए देखेगा तो ऑब्जर्वर ए तो कहेगा कि ब्लॉक कुछ ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूविंग है। ये कहेगा कि ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, नीचे एक mg लग रहा है, और नॉर्मल और mg ही इसे नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि n माइनस mg बराबर होगा ma के। और ये कहेगा कि नॉर्मल इसमें कितना लग रहा है, तो mg प्लस ma लग रहा है। तो ये किसने कहा? ये ऑब्जर्वर ए ने कहा। लेकिन सेम टाइम यदि मैं तुमसे कहूं कि ऑब्जर्वर बी क्या कहेगा, ऑब्जर्वर बी क्या सोच रहा है, ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है, तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि सर ये ब्लॉक जो है ना ये रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे इसका सिंपल सा मतलब ऊपर नॉर्मल लगा देगा ये और नीचे mg लगा देगा और कहेगा कि नॉर्मल बराबर है mg। तो तुम देखो दोनों ऑब्जर्वर ने सेम चीजों को ऑब्जर्व करा, सेम ब्लॉक को ऑब्जर्व करा, बट दोनों ऑब्जर्वर ने डिफरेंट आंसर दिया। एक ने आंसर क्या दिया, तो एक कह रहा है कि mg प्लस ma होगा और एक कह रहा है सिंपल mg होगा। मतलब सिंपल समझो, इन दो ऑब्जर्वेशन में कोई एक सही है और कोई एक गलत है, लेकिन इसमें गलती ऑब्जर्वर ने नहीं करा है। समझना ध्यान से, ऑब्जर्वर की वजह से गलती नहीं है, ऑब्जर्वर ने जो देखा वो तुम्हें बताया। बात को ध्यान से समझना, ऑब्जर्वर ने जो देखा वो तुम्हें बताया। और दोनों केस के लिए मैंने नॉर्मल सॉल्व करा। पहले केस में नॉर्मल है mg प्लस ma और दूसरे केस में नॉर्मल है mg। तुम खुद सोच के बताओ कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है और कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है। तुम्हें क्या लगता है, पहला ऑब्जर्वेशन सही है, ए वाला ऑब्जर्वेशन सही है, या बी का ऑब्जर्वेशन सही है? किसका ऑब्जर्वेशन सही है? ए का ऑब्जर्वेशन सही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ गया कि एक ऑब्जर्वेशन सही है। ऐसा क्यों फील हुआ? क्योंकि मुझे सिंपल दिख रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वर होंगे, उन सभी को यही दिखाई देगा, है ना। अब मैं चाहता हूं कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ऑब्जर्वर बी जो रिजल्ट दे रहा है वो भी सही हो जाए। मैं चाहता हूं कि ऑब्जर्वर बी का रिजल्ट को सही, मतलब ऑब्जर्वर बी ने जो रिजल्ट दिया है ना उसे मैं सही करने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी, है ना। अब ध्यान से समझना, यहीं से मैं तुम्हें सूडो फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, देखना बहुत ध्यान से। मुझे ये समझ में आता है कि जो ऑब्जर्वर ए है, जो ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड पे बैठा है, वो इस सिस्टम पे बैठा है जिस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसा है, 0। वो सिस्टम कैसे है, रेस्ट पे। लेकिन बी जिस सिस्टम पे बैठा है ना उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। ध्यान से समझना। तो इस तरीके से अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यहाँ पे बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स में कौन कौन सा? तो पहला होगा इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, पहला कौन सा होगा? इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से समझना, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो तो ये सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से समझना, इनर्शियल फ्रेम अपन उस पर्टिकुलर फ्रेम को कहेंगे जिसके पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो। तो देखो एक्सेलरेशन 0 दो केस में पॉसिबल है। कौन कौन सा केस होगा बताओ? एक्सेलरेशन 0 होने के लिए कौन कौन सा केस पॉसिबल है? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो। या तो ऑब्जेक्ट कैसे हो, रेस्ट पे हो, या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम उस पर्टिकुलर फ्रेम को कहेंगे जिसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर ना हो।
तो समझो, जो इनर्शियल फ्रेम की वजह से रिजल्ट जो देखोगे ना, वो हमेशा रिजल्ट कैसा रहेगा, सही रिजल्ट सही रहेगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो भी तुम रिजल्ट देखोगे वो गलत रिजल्ट रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस गलत रिजल्ट को सही बनाऊं, मैं चाहता हूं कि इस गलत रिजल्ट को सही बनाऊं। कैसे बनाऊंगा ये समझते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से पीछे वाले डायग्राम पे आता हूं। सोचो, मैं इसमें एक सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करूंगा। सूडो फोर्स का मतलब होता है काल्पनिक फोर्स, काल्पनिक एक वर्चुअल हाइपोथेटिकल फोर्स। हाइपोथेटिकल फोर्स सिर्फ अपन इसलिए अप्लाई करना चाहते हैं कि ये मेरा रिजल्ट सही हो जाए, ठीक है। अब कैसे सही करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे सपोज करो, ये जो नीचे वाला डायग्राम था, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ मूविंग है। इसी के नीचे मैं एक एम का फोर्स लगा दूं, एम का फोर्स, तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि नॉर्मल एम जी प्लस एम ए के बराबर है ना। एम जी प्लस एम ए के बराबर है, और ये रिजल्ट पहले जैसा ही है। इसका क्या मतलब है, मतलब मैंने सिंपल एक एम का फोर्स अप्लाई करा और ये मेरा रिजल्ट सही बन गया। तो जो एम का फोर्स है ना, इसी एम को अपन कौन सा फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स। इसे एम को क्या कहते हैं अपन, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, और ये लगता किधर है, ये लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। और मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। समझे बात को। तो मैं एक बार सूडो फोर्स को एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली से अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक अपन सिंपल अपन यहाँ पे कह सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम किसे कहेंगे, उस पर्टिकुलर फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे जिसके पास एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो, जिसके पास एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो दो दो केस में पॉसिबल हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो। तो दोनों ही कंडीशन के फ्रेम को अपन क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम। और इस फ्रेम से जो भी तुम रिजल्ट निकालोगे वो सही रिजल्ट होगा। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन उस पर्टिकुलर फ्रेम को कहेंगे जिसके पास एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इस रिजल्ट को सही करने के लिए, इस रिजल्ट को सही करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, मुझे यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स किधर लगेगा बताओ, ये मैं आगे बताऊंगा। एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, ठीक है। फ्रेम किस तरफ मूविंग है उसके जस्ट अपोजिट। और कितना लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रेम, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा, पहले तुम ये नोट करो। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख के ये पॉइंट्स नोट करो। किसी को कोई से भी स्टेप में डाउट होगा, माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। देखना, इसके बाद फिर ये नोट कर लेना, उसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद इस डायग्राम को ड्रॉ करना। यहाँ पे लिख लेना कि ऑब्जर्वर एक कौन से फ्रेम में है, तो इनर्शियल फ्रेम में है। इनर्शियल एफओआर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बी कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
तो जो एम ए का एक्स्ट्रा फोर्स है इसी को अपन क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। ठीक है, तो एक बार इसे नोट करिए। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं इसके आगे अब। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, तुम मेरे से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तुम मेरे से मांग सकते हो। मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा तुम्हें पर्सनली, है ना, मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग वही ऑन कर सकता है जो होस्ट हो, तो मैं होस्ट हूँ अभी इस मीटिंग का, इस वजह से मैं ही ऑन कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे अब। देखो अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर अपन सूडो फोर्स पढ़ते क्यों है। तो देखो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि आखिर मतलब सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। समझना, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में अपने पास दो ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूविंग है। सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक का मास मैं मानता हूँ 1 किलोग्राम है और दूसरे का मास है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब सोच के देखो, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिंपल ये है कि तुम यदि ग्राउंड से बैठ के देखोगे, ग्राउंड से यदि तुम बैठ के देखते हो ऊपर की तरफ, तो तुम्हें दिखेगा कि ब्लॉक 1 किलोग्राम पे यदि मैं ध्यान से देखूं तो 1 किलोग्राम एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से, तो 1 और 2 की वजह से, और ये लिफ्ट की वजह से ये 2 ऊपर से जा रहा है। तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक साथ अपन दो दो एक्सेलरेशन को तो मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये दो एक्सेलरेशन अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और अपन चीजों को बहुत आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम अब लिफ्ट में बैठ जाएंगे। अब जैसे मैं लिफ्ट में बैठा तो मुझे कौन सा एक्सेलरेशन दिखेगा, सिर्फ इनके जो अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो नेट पुलिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन वही दिखेगा। ये जो ए है ये तो मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेलरेशन दिख रहा है, राइट। और मैं किस फ्रेम में बैठा हूँ, तो मैं नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में बैठा हुआ हूँ।
नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो रिजल्ट होता है वो गलत होता है, ये भी मुझे पता है। और उस गलत रिजल्ट को सही करने के लिए क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। और किधर अप्लाई करते हैं, तो जिधर फ्रेम मूविंग होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैंने क्या करा, लिफ्ट में बैठ के एक एक्सेलरेशन को अपन नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने का मतलब एक एक्सेलरेशन मुझे दिख ही नहीं रहा, और उसके हेल्प से मैंने एक्सेलरेशन सॉल्व करा, और फिर मैं फाइनल आंसर पे पहुंच जाता हूँ। तो ये मेरा मेन पर्पस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले अपन सूडो फोर्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स सीख लेते हैं। मैंने सिंपल ये बताया कि सूडो फोर्स का यूज क्या होगा। अब सूडो फोर्स होता क्या क्या है, उसको कहते क्या है, कैसे से डिफाइन करते, ये अपन बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। सूडो फोर्स सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स है ना। ये क्या है, हाइपोथेटिकल फोर्स है, एक इमेजिनरी या वर्चुअल फोर्स ऐसे समझ सकते हो। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका जो सिंपल मैग्नीट्यूड यदि मैं बोलूं तो मैग्नीट्यूड होता है मास, जो भी मास ऑफ सिस्टम ले रहे हो तुम, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्वियसली अपन यहाँ पे कौन से फ्रेम की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही तुम सूडो फोर्स की बात करोगे। यदि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है वो तो जीरो के बराबर होता है, तो सूडो फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड। अब यदि मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन समझते हैं। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो ऑपोजिट, समझना ध्यान से, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट, समझे। ये एक इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स या वर्चुअल फोर्स कह सकते हो। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एफओआर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नोट करना। तो बस ये दो पॉइंट अपने को ध्यान रखना, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और ये डायरेक्शन अपन किससे देखेंगे, एक्सेलरेशन से देखेंगे, ये भी ध्यान रखना। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या देना चाहिए, एक्सेलरेशन वाला देखेंगे। ऐसा नहीं कि अपन जो नेट वेलोसिटी है उससे अपन नहीं चेक करेंगे, है ना। देखना, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। ये नोट कर लिए होगे तुम, सूडो फोर्स है क्या, एफओआर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एफओआर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफओआर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एफओआर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखना, नोट कर लिए क्या। यस सर। यस सर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब सोचो, इस क्वेश्चन को अपने को अब सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अपने से क्या पूछा गया, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मैंने तुम्हें बताया पहले कि अब इस एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए मैं ऑब्जर्वर को कहाँ पे बैठाऊंगा, लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर क्यों बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं लिफ्ट के बाहर से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे दो दो एक्सेलरेशन दिखेगा। एक तो इस ब्लॉक की वजह से, और एक जो सिस्टम मूविंग है
उसकी वजह से। तो मैं दो एक्सेलरेशन को एक बार कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं क्यों ना किसी एक एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में बात करने लग जाऊं। तो एक एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में बात करने का मतलब है कि मैं अब लिफ्ट के अंदर बैठ गया, तो अब मुझे जो दिखेगा वो मैं अब तुम्हें बताऊंगा। अब क्या क्या दिखेगा वो अपन देखते हैं। सिंपल, यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे 1 किलोग्राम के लिए एफबीडी ड्रॉ करके बताओ, मैं लिफ्ट के अंदर हूं, तो मैं क्या क्या देखूंगा बताओ। ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा और नीचे एक क्या लग रहा होगा, mg, और इस पे एक एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक की वजह से जो ऊपर की तरफ होगा, राइट। कितना दिखेगा, और इसे ए नॉट मान लो, यही दिखेगा तुम्हें। बोलो, यदि तुम लिफ्ट के अंदर बैठे हो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे 1 किलोग्राम के लिए एफबीडी ड्रॉ करके बताओ, तो तुम यही बताओगे। अच्छा, मैं तुमसे कहूं कि 2 किलोग्राम के लिए एफबीडी ड्रॉ करके बताओ, तो तुम कहोगे इधर mg, तो mg यहाँ पे अपन 20 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं 20 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो mg 10 के बराबर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें एक्सेलेरेशन किधर लिखेंगे बताओ, नीचे की तरफ। तो ऐसा ही डायग्राम होगा, सिंपल, है ना। और इसमें भी तुम अब देखो, ये जो अपन ने डायग्राम ड्रॉ करा है, ये जो अपन ने एफबीडी ड्रॉ करा है, ये किसके रेस्पेक्ट में करा है, ये करा है विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। मुझे बताओ, क्या ए इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, इसका आंसर आएगा नहीं। ए जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। तो जब ए नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, तो जो भी रिजल्ट बताएगा वो सही नहीं होगा। तो इस रिजल्ट को सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस रिजल्ट को सही करने के लिए मुझे एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। और सूडो फोर्स मैं किधर अप्लाई करूंगा, सूडो फोर्स में अप्लाई करूंगा जिधर सिस्टम, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो जिस तरफ मूविंग होगा उसके जस्ट अपोजिट। तो तुम देख सकते हो सिस्टम किधर मूविंग है, ऊपर की तरफ, तो अपन सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, नीचे की तरफ। और कितना लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास है कितना 1 और एक्सेलरेशन कितना 2, तो ये मेरा आ जाएगा सूडो फोर्स। ध्यान से देखना, ये मेरा क्या आएगा, सूडो फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास 1 है और एक्सेलरेशन 2 है, और डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। सिमिलरली इसमें भी मैं सूडो फोर्स किधर लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा, m इंटू ए नॉट, और इस बार कितना होगा 2 इंटू 2, तो यहाँ पे सिंपल 4 बनेगा, और ये फिर से एम ए नॉट क्या है, सूडो फोर्स। ध्यान से देखना, अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो मैं इक्वेशन लिखूं t माइनस 10, देखो t माइनस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, 1 किलोग्राम इसका मास है ना। और इधर इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो 20 प्लस 4 माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए। यदि इसी इक्वेशन को और अच्छे से लिखें तो t माइनस 12 इक्वल्स टू ए, और इसे लिखें तो 24 माइनस टी इक्वल्स टू 2a। तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे, जैसे भी मैंने लिखा है, तुम्हें समझ में आया हो तो तुम ये इसका मैसेज करो। अब जैसे अपन यहाँ तक पहुंच जाते हैं, बस क्या करना है, टेंशन कैंसिल करा देना, ए पता लग जाएगा, और ए किसी एक इक्वेशन में रख दो, टेंशन निकल जाएगा। निकाल के बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आता है। सर 16 टेंशन। ठीक है, बढ़िया। ए इज 4 और टेंशन है 16 न्यूटन, तो यस इसका सर। आंसर कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 16 न्यूटन। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। मैं सूडो फोर्स क्यों अप्लाई करा, आखिर अपन सूडो फोर्स क्यों पढ़ते हैं, ये समझ में आया। देखो, यदि अपन सूडो फोर्स नहीं पढ़े होते ना, तो अपन ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब मैं ग्राउंड से इस मोशन को ऑब्जर्व करता तो मैं कंफ्यूज हो जाता। लिफ्ट भी ऊपर मूविंग है, ब्लॉक नीचे मूविंग है, कोई ब्लॉक ऊपर मूविंग है, मुझे समझ में ही नहीं आता किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। तो मैं एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाता, समझ गए। तो मैंने क्या करा, सिंपली अपने आप को लिफ्ट में ले गया। तो मैं लिफ्ट में जैसे अपने आप को ले जाता हूँ, तो अब मुझे एक्सेलरेशन से ब्लॉक की वजह से दिखेगा, है ना। अब जो ब्लॉक की वजह से दिखा, उसकी वजह से मैंने एफबीडी ड्रॉ कर लिया, और मुझे पता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो गलत है। उस गलत को सही करने का क्या तरीका है,
तो जिस डायरेक्शन में आप मूविंग हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा दो। तो मैंने सूडो फोर्स लगा दिया, और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। तो मैंने सिंपल लिख दिया सूडो फोर्स और दो इक्वेशंस बनाई और दोनों से सॉल्व कर लिया। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे इसका मैसेज करो। सूडो फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं, क्या इसका पर्पस है, सब कुछ समझ में आ गया हो? किसी को डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। चलो एक क्वेश्चन मैं अब तुम्हारे लिए दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आंसर बताना, मिस्टेक मत करना। सर हाँ बोलो। नोट नहीं करे थे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ पीछे। Pseudo force का magnitude mass into acceleration of that particular frame, direction of pseudo force opposite to the direction of frame of reference। सिंपल दो वर्ड अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या? तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो m इंटू ए नॉट के बराबर। ए नॉट है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम, और डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कब अप्लाई करेंगे, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे दो दो एक्सेलरेशन दिखेगा। तो मैं दो दो एक्सेलरेशन को सॉल्व करने का अपने पास कोई मेथड नहीं है। मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपल लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊंगा, और लिफ्ट के अंदर बैठने के बाद मैं ये देखूंगा कि अब मुझे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन दिख रहा है। अब उस एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, और मैं देखूंगा कि अच्छा ये तो मेरा एफबीडी गलत है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, तो एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। किधर अप्लाई करना होगा, तो जिस तरफ मूविंग है उसके जस्ट अपोजिट, जिस तरफ फ्रेम मूविंग है उस तरफ उसके जस्ट अपोजिट। डन सर। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरफ है 2 किलोग्राम, इधर है 4 किलोग्राम। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड आउट करना, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिक्सटी 4/3
ठीक है, टेंशन आ रहा है 64/3 न्यूटन। विशाल का टेंशन आ रहा है 32 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक करो विशाल। सिक्सटी 64/3 ओके। अब एक बार मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। देखो 2 किलोग्राम के लिए मैं एफबीटी ड्रॉ करूँ तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे 20 एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, और सूडो फोर्स कितना लगेगा 4, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूं 24 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे के लिए लिखूं तो टी ऊपर लगेगा, 40 नीचे लगेगा, सूडो फोर्स 8 नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 48 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 4a। कैंसिल करो तो इधर से आएगा सर कितना। हाँ हाँ सर सूडो फोर्स ऊपर ऊपर लगेगा ना? सॉरी 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 सॉरी, मैं ध्यान मेरे को पिछले वाला क्वेश्चन याद रह गया यार, ऊपर लगेगा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तो ये क्वेश्चन क्या से चेंज होगा, इधर आएगा 16 है ना, 16 और इस तरफ कितना आ जाएगा, इधर 8 है तो इधर आ जाएगा 32, राइट। अब ठीक है, तो यहाँ से आएगा 16 इक्वल्स टू 2a, और a इक्वल्स टू आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक में रखेंगे तो t माइनस 16 इक्वल्स टू इंटू 8/3, तो t इक्वल्स टू 16 प्लस 16/3, तो 48 प्लस 64/3। किसी को डाउट है क्या? एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ था, सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ, बाकी आगे बढ़े अपन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। एक अपने पास, इसे अपन वेज कहते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक तुम्हें रखा गया है। इस वेज का मास है कैपिटल एम और इस वेज का मास है स्मॉल एम, ठीक है। इधर से इस वेज के पास ए एक्सेलरेशन है, तुमसे पूछा गया है, एंगल ये थीटा गिवन है, तो पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ए, फाइंड एक्सेलरेशन ए so that block small m, block small m is at rest with respect to wedge। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये ए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिससे कि जो एम ब्लॉक है ना इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। फाइंड एक्सेलरेशन ए सो दैट ब्लॉक एम is at rest with respect to wedge। करोगे ट्राई, एक बार करो ट्राई, कैसे सॉल्व करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। अब जो क्वेश्चन का है ना वैसा ही काम करेंगे। क्या कहेंगे, इसने क्या कहा है कि वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो मैं क्या करूंगा, वेज पे बैठ जाऊंगा। अब मैं जब वेज पे बैठ गया तो मुझे ब्लॉक कैसे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। अब मैं सिंपल एफबीटी ड्रॉ करूंगा और उसको रेस्ट के जैसे इक्वल करके सॉल्व कर लूंगा। करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो।
स्नेहिल का आंसर आया जी। स्नेहिल माइक अनम्यूट करके बताओ कैसे सोचा तुमने, क्या आंसर जी है बताओ। सर मैंने उससे सर पहले सर जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, फिर सर उसके कंपोनेंट सर मैंने वो बेक किए, तो जी साइन सही थीटा है, यहाँ नीचे लग रहा था। फिर सर मैंने एमए को देखा, सूडो फोर्स लगाया तो वो यहाँ पे लग रहा है सर, पीछे की तरफ लग रहा था। सही फिर बात है। उसके फिर उसके कंपोनेंट ब्रेक किए एमए साइन थीटा, तो वो इसके करस्पॉन्डिंग लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो एमए अच्छा साइन थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर करके किया तो ए इक्वल टू जी आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके, और किसी ने सॉल्व किया क्या? सर बोलो। सर ये वेज का मास कैपिटल एम है कि स्मॉल एम ही है? कैपिटल एम, कैपिटल एम। ब्लॉक का मास स्मॉल एम। सर तो एम जी कॉस थीटा अपॉन स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। ओके, और ठीक है, कैसे किए सॉल्व बताओ। सर वही किया है स्नेल जैसा, लेकिन सर मैंने एम जी साइन थीटा माना है क्योंकि एक्सेलरेशन को बैलेंस एम जी साइन थीटा कर रहा है मेरा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो मैं करता हूँ सॉल्व, समझो। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले अपन समझते हैं। मुझे क्वेश्चन में तो सिंपल ये गिवन है ना, ब्लॉक इज एट रेस्ट। इज एट रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में? वेज के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या होगा कि मैं वेज पे बैठ जाऊं तो ये ब्लॉक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। इसका सिंपल मतलब है कि मैं ऑब्जर्वर की तरह वेज पे बैठ गया, ऐसे मैं बैठ गया मान लो वेज पे, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये रेस्ट पे, हमेशा ही रेस्ट पे। अभी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो बाद में भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, इसका यही मतलब तो है। सोचो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस ब्लॉक का मैं एफ ड्रॉ करता हूँ, करते हैं ड्रॉ। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा बताओ? नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा? तो एम जी। अच्छा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा तुम्हें पता है? अच्छा, इससे सिंपल ए नॉट का हो तो ए नॉट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोचना, मुझे पता है कि ये एंगल है थीटा, राइट। तो यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर मैं देखूं तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। एक बार एंगल देख लेना। अब मैं नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स करूंगा, तो एक इस तरफ होगा तो इस तरफ का कंपोनेंट बनेगा n sin थीटा, और ऊपर की तरफ का जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा? n cos थीटा। क्या n के कंपोनेंट सभी को समझ में आए क्या? मैंने सिंपल क्या करा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो फिर ये थीटा। तो n का इधर का डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो n sin थीटा, और इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो n cos थीटा। मुझे पता है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो रेस्ट का क्या मतलब होता है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो n cos थीटा किसके बराबर होगा? mg के। और दाएं का फोर्स इक्वल टू बाएं का फोर्स, तो n sin थीटा किसके बराबर होगा? ma नॉट के। अब यदि मैं इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, समझो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड करता हूं, तो क्या मुझे क्लियर कट दिख रहा है क्या? tan थीटा इक्वल्स टू a नॉट बाई जी के बराबर आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a नॉट जो है वो मेरा किसके बराबर है? जी tan थीटा के। बताओ, किसी को डाउट है तो। सर डायग्राम समझ में नहीं आया सर। डायग्राम समझ में नहीं आया? ओके, एक बार फिर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये अपने पास ब्लॉक है, देखो एक एक स्टेप। नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, लगा दिया, सही है। ये अपने पास है नॉर्मल, ठीक है। एम जी किधर लगेगा? नीचे। सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। मैंने सिंपल एन के दो कंपोनेंट्स करे। एन के दो कंपोनेंट्स कैसे किए ध्यान से देखो। मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? बोलो जल्दी से। यस सर। ये एंगल थीटा, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, सोच के देखना। तो यदि मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? सोचो। हाँ सर। अब जब ये 90 माइनस थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा? यस सर। अब बस हो गया सिंपल। इस तरफ का कंपोनेंट क्या बनेगा? तो n cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा n sin थीटा।
अब अपन ने देखा कि n sin थीटा ma के बराबर है और n cos थीटा mg के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट का मतलब ही होता है ना कि ऊपर का फोर्स नेट फोर्स 0, सिंपल। यस सर। आ गया समझ? तो यहाँ से अपन ने दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और a नॉट किसके बराबर आ गया? जी tan थीटा के। और तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है, याद इन द सेंस कि तुम्हें ये चीज इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार अपन यूज भी करेंगे, ठीक है ना? तो ये ध्यान से। अब मैं कभी भी जब भी क्वेश्चन में दिया हो ना कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, तो मैं सीधा आंख बंद करके एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी tan थीटा यूज करूंगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं क्योंकि अपन एक आध दो स्टेप का काम पहले ही कर लिया हुआ है। किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो। ऐसा अपन ने बैलेंस करके इक्वल इसलिए किया क्योंकि अपने को गिवन था कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में? तो वेज के रेस्पेक्ट में, इसलिए ऐसा काम किया। और ये रिजल्ट कोशिश करना कि याद रहे, जी tan थीटा। जब भी कभी क्वेश्चन में ये सिंपल ऐसा बोल दिया जाए कि कोई ब्लॉक है वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या लूंगा? जी tan थीटा। तो इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बहुत इजी हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 33 है, देखना ध्यान से, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अपने पास ये वेज है, इस वेज का मास m डैश है, m डैश, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया गया है, यहाँ पे एक सिंपली एक ब्लॉक प्लेस कर दिया और ब्लॉक का मास है कितना? स्मॉल है। एंड इधर से अपन ने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और ये सिंपल इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इधर का मास है कैपिटल M, इधर है स्मॉल m और इधर m डैश। एंगल तुम्हें दिया गया थीटा। क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड, मैं क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फाइंड मास ऑफ कैपिटल M, है ना? मास ऑफ कैपिटल M मतलब मास अपने को कैपिटल M सॉल्व करना है। फाइंड मास कैपिटल M so that small m is at rest with respect to m dash, with respect to m dash. Find mass capital M so that small m is at rest with respect to m dash. करो सॉल्व। क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज है एससीवी का, ये भी पढ़ देता हूँ। फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर, दिख रहा है, which will prevent the smaller block from slipping over triangular block, है ना? Which will prevent the slipping, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and string and pulley are light. ये क्वेश्चन है तो सिंपल मैंने लिख दिया, find mass capital M so that small m is at rest with respect to m dash. सोचो, आंसर बताओ। आंसर मैं लिख देता हूँ साइड में, m डैश प्लस m cot थीटा माइनस 1।
ये है आंसर इसका। बताओ कुणाल, क्या आंसर आया? आ गया क्या आंसर? यस मैच हो सर। गया आंसर? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे किए बताओ? सर पहले इसका मतलब वो ही लगा है जो लगाते हर बार, एक्सेलरेशन ब्लॉक की वजह से mg माइनस टेंशन और ma। और सर अच्छा। जो भी पहले वाले से भी डिराइव किया था g tan थीटा इज इक्वल टू a नॉट, वो एक्सेलरेशन वो वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, और सर फिर दोनों की ओके, इक्वेशन से इक्वेट करके निकाल दिया आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इस और शॉर्ट कर सकते थे, सोचो कैसे करते हैं शॉर्ट। और किसी ने सॉल्व किया क्या? देखो, मैं बहुत इजी स्टेप से बताऊंगा।
देखो मुझे सिंपल क्या कहा गया कि जो ब्लॉक एम है वो रेस्ट पे है वेज के रेस्पेक्ट में। तो यदि मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो तुम्हें कोई हैरानी नहीं होगा। इस तरीके का यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो तुम्हें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि एम तो रेस्ट पे, तो ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ होगा। अच्छा, अब जैसे ये डायग्राम ड्रॉ होता है तो ये सिंपल क्वेश्चन कैसा बन चुका है? ये क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सिंपल ऐसा बन चुका है। अब इसके लिए अपने को एक्सेलरेशन क्या लिखना सिखाया गया था? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो पुलिंग फोर्स में क्या आएगा बताओ? mg। और टोटल मास में क्या आएगा? m प्लस m डैश प्लस m। यही तो आएगा, सोच के देखो। और मुझे पता है कि ये कंडीशन रेस्ट पे हो तो ये तभी पॉसिबल है जो ए किसके बराबर हो जाए? जी tan थीटा के। तो मैं इसे किसके बराबर कर दूंगा? जी tan थीटा के। और यहाँ से सिंपल mg डिवाइड बाई m प्लस m डैश प्लस m। जी से जी कैंसिल होगा और मैं यहाँ से m सॉल्व कर लूंगा। यहाँ से आ जाएगा m tan थीटा प्लस m डैश प्लस m tan थीटा इक्वल्स टू m। तो कैपिटल M यहाँ से यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से आएगा 1 माइनस tan थीटा और इक्वल्स टू आएगा m डैश प्लस m tan थीटा के। ठीक है, तो m बराबर, सिंपल देखो m बराबर क्या आएगा? m डैश प्लस m अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इंटू ऊपर भी tan थीटा है तो tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या कॉमन निकाल लो, तो तुम्हारा ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। कुणाल ऐसे कर सकते हैं क्या बताओ? यस ये सर। और स्टेप्स कम हो जाएगा है ना, क्योंकि मुझे ये रिलेशन तो पहले ही सिखाया गया है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पहले मैंने क्या करा, सिंपली मैंने क्या किया, पॉइंटर को ध्यान से देखना। पहले ये जो सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इसे मैं एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ। ये कंबाइंड सिस्टम मैं क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसे रहने वाला? रेस्ट पे रहने वाला, तो दोनों ब्लॉक तो एक ही ब्लॉक हो जाता है। तो इन दो ब्लॉक के लिए क्या मैं डायरेक्ट नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास से सॉल्व कर सकता हूँ? मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम तो ऐसा ड्रॉ हो गया ना। और इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन निकालने का अपने को तरीका बताया गया था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो उसके हेल्प से मैंने ये एक्सेलरेशन सॉल्व किया। इस तरफ देखो ध्यान से। अब जैसे ही एक्सेलरेशन पता लग जाता है मुझे, तो मुझे पता है कि इस स्मॉल ब्लॉक को इस पे रेस्ट पे रहने के लिए कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? जी tan थीटा के। और इसे मैंने जी tan थीटा के बराबर करके बस सिंपली सॉल्व कर लिया। एक बार देखो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। अपन ने दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एक्सेलरेशन सॉल्व करा और उसे इक्वेट कर दिया। किसी को डाउट है तो बताओ। रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर दो, मैं फिर से रिपीट करूंगा। रिपीट का मैसेज टाइप कर दो। इन केस तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से समझाऊंगा तुम्हें। क्या मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं क्या, या समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो मुझे।
रिपीट करना हो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना। बहुत इजी, देखो इजी क्वेश्चन तो नहीं है, खैर अपन ये दो शॉर्टकट नहीं जान रहे होते तो फिर इस क्वेश्चन को अपन 3 इक्वेशन सॉल्व करना होता, 3 इक्वेशन पहले लिखते फिर सॉल्व करते, बट ये शॉर्टकट की वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और ये शॉर्टकट भी कुछ नहीं है, सिंपल अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें बहुत पहले सिखाया हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो उसके हेल्प से अपन ने एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया। और जैसे ही मुझे ये एक्सेलरेशन पता लगता है तो मुझे पता है कि यदि ये ब्लॉक रेस्ट पे हो तो ये ब्लॉक रेस्ट पे होने के लिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी tan थीटा के। तो मैंने यहाँ से ये एक्सेलरेशन लिख लिया, अब बस इन दो एक्सेलरेशन को इक्वल करके मैंने सॉल्व कर लिया। डन, बहुत बढ़िया। देखना, अच्छा एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में एपरेंट वेट टाइप क्वेश्चन हो ना, एपरेंट वेट, तो ये हमेशा ध्यान रखना तुमसे एपरेंट वेट जब भी पूछा गया है तो तुमसे ये पूछना चाहता है वो कि तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। तो जैसे अपने लास्ट क्लास में लिफ्ट टाइप क्वेश्चंस करे थे ना, तो इन केस कभी भी तुम्हें एपरेंट वेट पूछे तो एपरेंट वेट का मतलब है कि अपने से नॉर्मल पूछा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एचसीवी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। एचसीवी क्वेश्चन नंबर 42 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ये लिफ्ट है अपने पास, समझना ध्यान से, और लिफ्ट में एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक ए प्लेस कर दिया हुआ है, एंगल ये थीटा है, समझना है ना। अब तुमसे बोला गया कि जो एलिवेटर है या फिर जो लिफ्ट है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग होना स्टार्ट हो गया, ऐसा। तो तुमसे पूछा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग 0.2 सेकेंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट, जो क्वेश्चन है वही लिख देता हूँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड। कहने का मतलब 0.2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। एंड इस ब्लॉक का मास तुम चाहो तो m अज्यूम कर सकते हो, एंगल थीटा है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड, स्टार्टिंग रेस्ट से है ना, u0 है। क्या आएगा आंसर, सोचो, दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया दो। क्या स्टेप्स अपने को फॉलो करना चाहिए। कुशल बताओ आंसर, आंसर बताओ, पेंटिंग बाद में करना, पहले आंसर बताओ। अरे वाह, कुशल का आज बर्थडे है, गुड, हैप्पी बर्थडे कुशल।
ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट डे का होमवर्क है। HCV क्वेश्चन नंबर 14, 15, 24, 25 एंड 27। ये क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व होना ही चाहिए, ध्यान रखना ये बात। होमवर्क अब नहीं करते हो तुम लोग, अब आलसी हो गए हो। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करें? देखो तुम्हें पहले ये समझना चाहिए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा ना तो फ्री फॉल करने लग जाएगा। समझे बात को? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तुम खुद सोचो, जब तुम इस लिफ्ट को नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके जाओगे तो ब्लॉक तो कांटेक्ट ब्रेक कर देगा ना, क्योंकि ये ब्लॉक तो g से ज्यादा से नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि फ्री फॉल होने लग जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक को अपन ने किसी चीज से अटैच करके तो नहीं रखा है। अब जैसे तुम ये लिफ्ट के सिस्टम को नीचे की तरफ लेके जाओगे और नीचे की तरफ जैसे तुम 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके जाते हो तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट ब्रेक कर देगा और ये फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा। और फ्री फॉल के लिए अपने को पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन सिंपल माइनस जी के बराबर होता है, और माइनस जी यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो सिंपल क्या करोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, और ut तो 0, तो s डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 है और टाइम कितना लगा है 0.2 सेकंड, तो 0.2 इंटू 0.2 करो, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा और 0.2 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। बोलो क्या तुम्हें समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g नहीं हो सकता है डाउनवर्ड कंडीशन में। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें लिफ्ट में भी शायद ये मैंने बताया था, याद हो तो। अब यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूविंग है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लिफ्ट तो नीचे की तरफ मूव हो सकती है, बट ये ब्लॉक कांटेक्ट ब्रेक कर देगा, और ब्लॉक जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक करता है तो ये ब्लॉक ऑफ फ्री फॉल में आ गया है। और ब्लॉक के लिए फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया क्या? अच्छा ऐसे ही किया था बट गलत लगा था। नहीं बिल्कुल सही है, ये सही है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक्सेल, अच्छा यहीं पे अपने को फिक्स कर देता, कहता है कि नहीं फिक्स है, अब तो फिक्स है तो फिर मूव ही नहीं करता है ना। कुछ ऐसा सिस्टम अपने को दे दे कि ये मूव ना करे, फिर कुछ और बात हो सकता है, बट यहाँ पे तो सिंपल अपन समझेंगे कि फ्री फॉल कंडीशन है, राइट। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। देखो कल मॉर्निंग में ही क्लास है, तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि HCV के ये वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेना। 14, 15, 24, 25 एंड 27 ये तुम्हारा होमवर्क है। और होमवर्क यदि मैं मॉड्यूल में बोलना चाहूँ तो एक तो बिगनर बॉक्स 7 ऑलरेडी है जो तुमने सॉल्व नहीं किया है, और उसके बाद एक और बिगनर बॉक्स 6 भी अब तुम्हारा होमवर्क है। बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 तुम्हारा नेक्स्ट डे का होमवर्क है। कोशिश करना, बिगनर बॉक्स 6 को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट डे तो पहले ये HCV के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं ना बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डे बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 डिस्कस करूंगा, यानी कल बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 डिस्कस करूंगा। तो कोशिश करो कि ये होमवर्क कंप्लीट जरूर से जरूर कर ले, ठीक है ना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 कल मॉर्निंग में फर्स्ट क्लास है, तो उस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद ये HCV का होमवर्क है एडिशनल, ये नोट कर लो, फिर अपन पैरेलली इसे भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ, फिर अपन आज यहीं पे मीटिंग एंड कर रहे हैं। थक भी गए हो गए लगातार 4 क्लास। चलो किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये Thank you, होमवर्क sir. बिगनर बॉक्स 6 एंड 7 जरूर से कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिगनर बॉक्स 6 एंड 7, ठीक है। ओके Thank बाय you, sir. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।